चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस। प्रीवियसली हमने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट किए थे एस ब्लॉक, मैंने एक चीज़ भूल गया था। क्या भूल गया था? बिकॉज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मूव ऑन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। वो मैंने बताना भूल गया था, क्योंकि वो अगर आपको नहीं पता चलेगा तो दैट इम्प्लाइज यू आर नॉट गोइंग टू नो द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ रहा है समझ में? इनऑर्गेनिक में आप लोग क्या करते हो, ज़्यादातर रट्टा मारते हो। सभी मतलब किसी को भी ले लो, वो रट्टा मारते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि नहीं, रट्टा आपको नहीं मानना है। आपको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया समझ में, तो आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन हुआ था, वो तो अकॉर्डिंगली उनका प्रॉपर्टी के हिसाब से वो क्लासिफिकेशन हो गया है ना। तो हमें कुछ चीज़ें ऐसे चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, सब डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैं आपको वो भी बताया था मतलब प्रीवियस क्लास में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, वो होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पता है आपको। उसी के अकॉर्डिंग मतलब मान लो एस में है या पी में है या डी में है या एफ में है, वो आपका सबसेल्स हो गया। और आपका ऑर्बिट ले लो, के हो गया या एल हो गया या एम हो गया या एन हो गया, ऑर्बिट के हिसाब से भी होता है। लास्ट ऑर्बिट में जो होता है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे मतलब खेल वहीं पर है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें बिफोर मूविंग इनटू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जानना है, क्योंकि वहाँ पर जब आएगा डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसी के हिसाब से वहाँ पर रिएक्शंस करेंगे। तो आपको तभी पता चल जाए कि यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले जो चीज़ आता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपको, शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, नाउ पहले हम ये बात समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, मान लो मैंने सोडियम लिया, ठीक है। तो सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर 11। तो यहां पर मान लो बेटा ये आपका न्यूक्लियस बन गया, दिस वन। तो न्यूक्लियस के बाद पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 सर। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे? आपका 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा नहीं होता है, बट लेट्स अज्यूम, ठीक है। एंड जो लास्ट ऑर्बिट होता है वहां पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ देखो, ये आपका पहला जो है के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। के सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये न्यूक्लियस के पास में ही है, तो इसमें देखो यहां पर इसको बाहर आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, न्यूक्लियस में ये पास में है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहां पर जो सोडियम का नंबर कितना हुआ? 11। तो 11 का मतलब ये हुआ 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, ठीक है। ये आ गया समझ में। एंड मास नंबर कितना हुआ? 23। सोडियम का ये 11 बन गया, ये हो गया आपका 23। तो प्रोटॉन नंबर कितना आया? 11। एंड न्यूट्रॉन नंबर कितना आया? मास नंबर किससे बनता है आपका? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। तो ये मास नंबर 23 है। तो 23 से 11 माइनस कर लो तो कितना बनेगा आपका? 12। यहां पर भी और भी ख्याल है, मैं यहां पर जो मतलब आपके मतलब इसके बाद जो बताएंगे हम, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ही चलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहां पर समझ लो पहले। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो पहले जो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है। तो आप सर मैं इसको निकालना चाहता हूं, हाँ ठीक है निकाल सकते हो। यहां पर अट्रैक्शन जितने मतलब अमाउंट में हो रहा है, और एक चीज भी आ रहा है, देखो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है। मान लो ये F1 बन गया। और एक चीज है, क्या है पता है? देखो, इसका जो नेक्स्ट ऑर्बिट है, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्शन। सो दैट इंप्लाइज ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेंगे। तो यहां पर ऐसे बन गया आपका, ठीक है। तो यहां पर आपका ये F2 बन गया। तो टोटल फोर्स इन द फास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? F1 प्लस ऑफ F2। आगे समझ में? इसके ऊपर F1 प्लस ऑफ F2 टुवर्ड्स दिस साइड लगा, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रिपल्सन मतलब यहां पर, अट्रैक्शन न्यूक्लियस कर रहा है तो यहां पर, तो दोनों क्या हो गया? मिल गया, तो ज्यादा फोर्स बन गया। इसीलिए आप नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो अगर दोनों का फोर्स
मिलकर मान लो कितना हुआ 10 न्यूटन, लेट्स से एज्यूम, इतना नहीं होता है, तो ईवी में मेजरमेंट करते हैं हम फोर्स, जो उतने भी एनर्जी होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जितना फोर्स हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स अप्लाई करना है या उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी अप्लाई करना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई जो फास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आप नहीं निकाल सकते। सर हाइड्रोजन में तो होता है, बेटा हाइड्रोजन में यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद यहां पर नहीं होता है, यहां पर रिपल्सिव फोर्स कहां से लगेगा, नहीं लगेगा, आ रहा है समझ में। तो इसीलिए वहां पर सिर्फ न्यूक्लियर जो अट्रैक्टिव फोर्स वो एक्ट करता है। एंड हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, वो आपका ग्रुप 1 में आएगा या ग्रुप 7 में आएगा, वो डिफरेंशिएट करने में थोड़ा मतलब दिक्कत होता है, इसीलिए हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नहीं पढ़ाया जाता है। मैं कल भी बताया था हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नहीं है मतलब ग्रुप 1 में प्लेस है, लेकिन वो स्पेसिफिक प्लेसमेंट है, वो ग्रुप 7 का ही प्रॉपर्टी शो करता है कुछ, एंड इसका कुछ शो करता है, लेकिन जैसे कि लिथियम हो, सेजियम हो, ये इसका प्रॉपर्टी शो ज़्यादातर नहीं करता है वो तो, लेकिन हम तो ग्रुप 1 में प्लेस कर लिए, लेकिन इसीलिए हाइड्रोजन को सेपरेट पढ़ते हैं पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक में, ठीक है, ओके। लेट्स मूव इनटू द टॉपिक। तो यहां पर देखो, फिर ये एल सेल में आ जाओ। एल सेल में सर यहां पर तो आपका क्या हो गया, देखो यहां पर अट्रैक्शन बन गया, एंड ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा फिर ये रिपल करेगा इसको, एंड यहां पर और एक भी चीज है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी थोड़ा क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्बिट के ऑर्बिट बाद जाओगे आप, तो वहां पर क्या होगा, देखो यहां पर पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, ऐसे होता है आपका 2n स्क्वायर, ठीक है ना। अभी 18 इलेक्ट्रॉन 8 को क्या करेगा, नीचे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो ये होता है, दैट्स व्हाई जो अंदर का ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को पुल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्यों, वहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट करता है एज वेल एज अट्रैक्टिव फोर्स भी एक्ट करता है। अभी आ जाते हैं बाहर के ऑर्बिट, यहां पर बैलेंस ऑर्बिट, देखो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, हाँ सर बहुत ज्यादा हो गया, तो यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, सही है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, बिकॉज जो फोर्स होता है कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन रहता है वो डिस्टेंस से वेरी करता है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर कम हो गया फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड यहां पर देखो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आपका इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, तो ज्यादातर फोर्स रिपल्सिव होगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, और यहां पर ये पास नहीं है तो इसमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा ऊपर लगेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को आप बाहर कर सकते हो, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, तो थोड़ा सा एनर्जी तो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है, एंड दिस combination of attractive and repulsive force on the valence electron is known as screening effect और shielding effect। आगे समझ में, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगता है, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। पूरा आ गया समझ में, तो लिख लेते हैं, द combined effect of attractive and repulsive forces on valence electron is known as shielding effect और screening effect। आ गया समझ में पूरा, ठीक है, अरे आ गया कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर अट्रैक्शन भी होगा, एज वेल एज क्या होता है, रिपल्सिव भी होगा। अच्छा, और एक चीज यहां पर आता है, क्या आता है, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, एंड न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो पता है आपको, न्यूक्लियर चार्ज इज डिनोटेड बाय जेड बेटा, क्यों, बिकॉज जेड इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका डिफाइन करता है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, क्यों, न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, तो यहां पर एक ही रह गया, वो प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो जेड ही होता है, मतलब जितना प्रोटॉन्स होंगे उतना आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज होगा। तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन से और जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट होता है वो होता है आपका, क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्टिव। आ गया, मतलब रिपल्सिव फोर्स बाहर आ रहा है, एंड यहां पर जितने भी, मान लो नीचे कितना है आपका 10, ऊपर कितना है, ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स हो गया 4, तो नीचे कितना लगेगा 10 - 4 कितना हो गया 6, तो 6 इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड स्टार, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, अरे बोल दो, क्या हो गया, नेट चार्ज with which valence electron feels attraction, ठीक है, जितना न्यूक्लियर चार्ज से वो अट्रैक्शन फील करेगा वो होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आ गया, तो फॉर्मूला क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार इक्वल बेटा जेड माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है, लिख लो क्विक। किसका स्क्रीनिंग ज्यादा होगा, सर पास में जो होगा, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाइड ओनली फॉर अट्रैक्शन, आ रहा है समझ में, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग जो कंबाइंड इफेक्ट होता है अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट कहां पर ज्यादा होगा, एस के ऊपर, क्यों, इस पास में ये तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगता है, तो स्क्रीनिंग के हिसाब से अगर यहां पर आप ड्रॉ करोगे तो एस का ज्यादा होगा, पी का उससे कम होगा, एंड डी का उससे कम होगा, एंड एफ का उससे कम होगा। आ गया समझ में, क्यों, मतलब इसका गुड स्क्रीनिंग एंड इसका क्या होगा पोर स्क्रीनिंग, ठीक है, क्योंकि एस कहां पर है, पास में ही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा। आ गया, तो यहां पर जो आपका सिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। यह आ गया समझ में पूरा, चलो ठीक है, लिख दो नेक्स्ट। आ गया, ठीक है, मिटा दूं, गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका एटॉमिक रेडियस। बताओ एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, यहां पर आपका मान लो न्यूक्लियस है एंड यहां पर आपका वैलेंस ऑर्बिट है, ठीक है, तो न्यूक्लियस से वैलेंस ऑर्बिट का जितना डिस्टेंस होता है वो होता है एटॉमिक रेडियस। सिंपल, एटॉमिक रेडियस का मतलब समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस सेल से न्यूक्लियस के जितने भी डिस्टेंस होता है आपका, ये एक सर्कल बनेगा ना आपका, तो वो होता है आपका एटॉमिक रेडियस, ठीक है। आ गया, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, एन लिख देता हूं, नहीं तो लिख दो यहां पर, न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया। चलो, एंड ये मान लो बेटा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो अलोंग ए ग्रुप एंड दिस इज द अलोंग द पीरियड, ठीक है। अभी बताओ किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ठीक है, तो एटॉमिक जो रेडियस होता है ये डिक्रीज होता है अलोंग ए पीरियड, एंड अलोंग ए ग्रुप ये इंक्रीज होता है। आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा सर यहां पर डिक्रीज इंक्रीज कैसे हुआ, देखो ये लिथियम हो गया, लिथियम के बाद क्या आता है, आई एम सॉरी, देखो लिथियम के बाद बेरिलियम, नेक्स्ट बोरॉन, नेक्स्ट बेरिलियम बोरॉन
नेक्स्ट बताओ, कार्बन ऐसे चलता रहेगा। एंड ग्रुप 1 में कल तो बताया था आपको, सोडियम आएगा एंड पोटेशियम आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर देखेंगे सर, आप यहाँ पर कर लिए कि अलोंग ए ग्रुप ये इंक्रीज होगा, क्योंकि लिथियम का आपका कम एटॉमिक नंबर है, सोडियम का आपका 11 बन गया एंड पोटेशियम का आपका कितना हो गया बताओ। सॉरी, पोटेशियम का 19 हो गया। तो इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, तो साइज भी बड़ा हो गया। लेकिन यहां पर भी तो सर आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाँ। तो यहां पर क्या हुआ, एक चीज है, क्या चीज है, देखो बेरिलियम एंड बोरॉन या कार्बन मान लो, उसके बाद क्या आता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। यहां पर मान लो, देखो ये 7 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 14, ऑक्सीजन 8 हो गया, ये कितना हो गया 16, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? अभी देखो सोडियम का कितना होता है 11 एंड 23, सही है ना? अरे आ गया है कि नहीं समझ में? तो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि यहां पर आपने ये जो लिख दिया आपने, उसके बाद ये हो गया 19 एंड 39, ठीक है सर। यहां पर तो भी ये भी बड़ा हो रहा है, मतलब इसका साइज भी बड़ा है, यहां पर भी साइज भी बड़ा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहीं पर है। क्या पर है? देखो मान लो आपने सोडियम एग्जांपल लिया, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है बेटा 11, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 23। आ रहा है समझ में? यहां पर देखो, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आ रहा है समझ में? यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। देखो यहां पर 5 है तो न्यूट्रॉन 5 आएगा, यहां पर 6 है, यहां पर आपका 6 आएगा, यहां पर प्रोटॉन 7 है तो यहां पर कितना आएगा 7 आएगा। तो यहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, मतलब न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रलाइज है। आ रहा है समझ में? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर कितना हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये यहां पर मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये बाहर क्या है आपका एक सेल है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर एक बार 6 इलेक्ट्रॉन रहा, जितना 6 प्रोटॉन्स रहा, जितना यहां पर अट्रैक्शन होगा, यहां पर 7 अगर आ जाएगा उतना अट्रैक्शन होगा या ज्यादा अट्रैक्शन होगा? ज्यादा होगा। क्यों? यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीमेंट हो गया तो यहां पर जितना डिस्टेंस था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करेगा थोड़ा आ जाएगा, मतलब यहां पर देखो पास में। क्यों? अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। एंड 8 इलेक्ट्रॉन लोगे, 8 मतलब न्यूक्लियस का आपका 8 ले लो, मतलब यहां पर न्यूट्रॉन तो कांस्टेंट है, न्यूट्रॉन का भी चेंजेस नहीं है, यहां पर 8 आ गया, तो 8 आ गया मतलब और ज्यादा अट्रैक्शन होगा। क्यों? प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, तो उसके ऊपर अगर यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहे हो आप, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ में आ रहा है? प्रोटॉन नंबर, ठीक है। प्रोटॉन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा इंक्रीज हो गया तो ये वाला जो देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर था थोड़ा पास में आ जाएगा, और बढ़ा लो और थोड़ा पास में आ जाएगा, और बढ़ा लो और थोड़ा पास में आ जाएगा। इसीलिए कार्बन में जितना अट्रैक्शन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन केस में ज्यादा होता है। तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया मतलब यहां पर था, ये थोड़ा पास में आ गया, तो देखो डिस्टेंस घट गया कि नहीं? तो डिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसीलिए अलोंग ए पीरियड हमेशा एटॉमिक रेडियस क्या होता है आपका? डिक्रीज होता है। आ गया समझ में? रीजन समझो बेटा, पूरा रीजन। यहां पर वो हाल नहीं है। देखो यहां पर 11 था, 19 था बेटा, प्रोटॉन नंबर 11 था, न्यूट्रॉन नंबर आपका कितना आ गया 23 माइनस ऑफ 11 12। यहां पर प्रोटॉन नंबर ज्यादा है नहीं है, यहां पर न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा है। आ रहा है समझ में? फिर नीचे नीचे जाओगे न्यूट्रॉन बढ़ता जाएगा। यहां पर देखो 39 19, तो यहां पर आपका कितना आ गया 20 आ गया न्यूट्रॉन नंबर, तो यहां पर न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा हो रहा है, इसलिए साइज बढ़ रहा है। वो आ रहा है? अरे आ गया कि समझ में नहीं? हाँ, सो दैट्स व्हाई ये नीचे जाएगा तब ये आपका इंक्रीज होगा। सर यहां पर प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा। क्यों? देखो यहां पर आपका क्या हो गया, ये 4th ऑर्बिट 5th ऑर्बिट ऐसे जाएंगे आपका, तो इसीलिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन यहां पर ये देखो कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन कितना है? अरे बेटा 6 है, नाइट्रोजन 7 है, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में काम चल जाता है, तो ये पास में ही है। एंड प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। आगे समझ में? तो इसीलिए यहां पर ज्यादा डिस्टेंस भी हो रहा है एंड न्यूट्रॉन नंबर भी ज्यादा है, इसीलिए रेडियस आपका इंक्रीज करता है नीचे। पूरा आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? गुड।
लिख लिया एटॉमिक रेडियस, तो ये अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, अलोंग ए ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों होता है समझ में आ गया, बिकॉज अलोंग ए पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है, दैट्स वाई, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर था, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर, गुड। उसके बाद क्या है, आयनिक रेडियस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और थोड़ा 2-3 बचा आपका, आई थिंक आज मैं कर लूँगा ये, आज ही 2 वीडियो में अपलोड कर लूँगा ये वाला, एंड बिकॉज आई विल डू इट, नो इशू। चलिए, ये बात समझ में आ गया ना पूरा, ये अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेंगे क्या एस ब्लॉक का। मतलब पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्यों करेगा, यही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा, या रेडियस ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ये और एक चीज़ बच गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चल कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू, वीआईपी किस वाले हो।